जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीन्स। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है। आमतौर पे ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करे उसे रिसोर्स कहा जा सकता है। बट क्या सिर्फ नीड से काम चल जाएगा? इमेजिन करो कि तुम जहाँ बैठे हुए हो वहाँ कई हज़ार फीट नीचे सोना गड़ा हुआ है। अब सोने की तुम्हें नीड तो है, बट अगर तुम्हारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस सोने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। विच मीन्स कि नीड के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। नीड के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी होना चाहिए। अच्छा, नीड और टेक्नोलॉजी से काम चल जाएगा क्या? इमेजिन करो कि तुमने टेक्नोलॉजी के थ्रू उस सोने को बाहर निकाल लिया। उसको बाहर निकालने की कॉस्ट आई 5 लाख रुपए और उसकी मार्केट वैल्यू है सिर्फ 3 लाख रुपए। तो भी उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए। विच मीन्स कि नीड और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए या इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए, और फाइनली कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। इन द सेंस, देखो, सोचो कि कोई एक कॉलोनी है जहाँ पे सिर्फ जैन कम्युनिटी के मेंबर्स रहते हैं, और आमतौर पे ये माना जाता है कि जैन लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, और वहाँ कोई आदमी जाके नॉनवेज की दुकान खोल दे। उस दुकान को वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। विच मीन्स कि किसी भी चीज़ को रिसोर्स होने के लिए ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल होने की ज़रूरत है। एक बात और, एसएसटी का कोई भी सब्जेक्ट, फिर चाहे वो इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आज तक एसएसटी बोरिंग लगी इसलिए रही थी क्योंकि तुम हर चीज़ रटने की कोशिश कर रहे हो। जब अपन हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो तुम देखोगे कि हर चीज़ एक कहानी के फॉर्मेट में चलती है, और अगर तुम्हें कहानी समझ में आ गई तो फैक्ट्स और फिगर्स याद रखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। ज्योग्राफी में भी हर चीज़ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और ये जो 5-5 7-7 लाइन की डेफिनेशंस हैं, इनको रटने की बजाय इनमें से कीवर्ड्स ढूंढना शुरू करो। अगर तुम्हें कीवर्ड्स ढूंढना आ गया तो बहुत ईजी हो जाएगा फिर ज्योग्राफी। फॉर एग्जाम्पल, ये रिसोर्सेज की डेफिनेशन, इसमें सिर्फ 4 कीवर्ड्स हैं। पहला है नीड, दूसरा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, तीसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, और चौथा है कल्चरली एक्सेप्टेबल। ये 4 कीवर्ड्स अगर तुमने ढूंढ लिए और याद कर लिए, और अगर तुम्हें लैंग्वेज आती है, तो इजएमआर लगा के डेफिनेशन लिखना बहुत ईजी है। मैंने फिलहाल बुक वाली डेफिनेशन ली है बिकॉज बहुत सारे बच्चों को अभी लैंग्वेज नहीं आती है, उस पर भी अपन काम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable, can be termed as a resource. Example: wind, water, wildlife, flora and fauna in general, natural vegetation, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, आगे देखो, ह्यूमन बीइंग नेचर के साथ में इंटरेक्ट करता है और नेचर से ऑब्टेन करता है मटेरियल या फिर कोई चीज, और उस थिंग को, उस मटेरियल को किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने काम की चीज में ट्रांसफॉर्म करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है कि मटेरियल को ऑब्टेन किया फिर उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म किया, इस सब के पीछे कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल के केस में इंडिया में कितना कोल है, कैसी क्वालिटी है, कहाँ है, उसको किस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, कहाँ कितना यूसेज होगा, उस सब के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल काम कर रही है। ये जो टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन और नेचर का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप है ह्यूमन बीइंग के साथ में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है। इंटरडिपेंडेंट से मतलब कि मानो कोई मटेरियल ऑब्टेन किया ह्यूमन बीइंग ने, बट उसकी कोई नीड नहीं है, तो उसको तो रिसोर्स कहना ही गलत हो जाएगा। अगर कोई ऐसी चीज है जिसकी ह्यूमन बीइंग को नीड भी है और उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर तीनों चीजें हैं लेकिन उसके बैकड्रॉप में कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं कर रहा है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए, तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। विच मीन्स कि ये तीनों चारों चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इसलिए इनके रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है? इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये कीवर्ड है बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। आगे फिर वही बात है कि ह्यूमन बीइंग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सीलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। और वैसे भी रिलेशनशिप की बात है, बड़ी जल्दी समझ जाते हो तुम। अच्छा, आगे देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जनरली छूट जाता है। डू यू थिंक दैट द रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर? नेचर से हमें रिसोर्सेज फ्री मिल रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग या ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि कुछ रिसोर्सेज फ्री हैं और कुछ रिसोर्सेज के लिए हमें पे करना पड़ता है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट आंसर है नो। कोई भी रिसोर्स ऐसा नहीं है जो कि हमें फ्री मिल रहा हो। फॉर एवरी रिसोर्स ह्यूमन बीइंग इज पेइंग इन वन वे और द अनदर। ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि यार सोलर एनर्जी तो फ्री है, लेकिन देखो उस सोलर एनर्जी को यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं, और उन सोलर पैनल्स की एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। ये भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि एयर तो फ्री है ना, लेकिन एयर एज अ रिसोर्स पॉल्यूट हो गई। अब उस पॉल्यूटेड एयर को साफ करने के लिए या तो एयर प्योरीफायर्स लगाओ जिनकी इकोनॉमिक कॉस्ट है, और अगर तुमने नहीं लगाया और पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करते रहे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, लंग्स खराब हो जाएंगी। विच मीन्स कि हो सकता है तुमने किसी रिसोर्स के लिए इकोनॉमिकली पे नहीं किया हो, लेकिन किसी न किसी फॉर्म में ह्यूमन बींग हर रिसोर्स के यूजेस के लिए पे करता है। आगे, यू रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। बड़ा सिंपल, कि ह्यूमन बीइंग डिसाइड करेगा कि कौन सा रिसोर्स कब यूज करना है, कितना यूज करना है और उसके लिए कितना यूजफुल है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। एक और बात, जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं, मेक श्योर दैट यू मेक सिनॉप्सिस, मेक श्योर दैट यू मेक नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिवीजन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डेफिनेशन है रिसोर्सेज की, ये बुक में दी हुई है, इसे तुम नोट्स में भी लिख लोगे, लेकिन बुक तुम कितनी बार पढ़ोगे, नोट्स तुम कितनी बार पढ़ोगे, उसका पता नहीं। लेकिन अगर तुमने कहीं शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, एक पेज में, आधे पेज में, इस पूरे चैप्टर के, जहाँ पे तुमने ये डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम को और इन 4 कीवर्ड्स को रटने में या याद करने में कितना सा टाइम लगेगा? इस डेफिनेशन में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसमें 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट में याद हो जाएगा ये। मेक श्योर कि तुम साथ के साथ शॉर्ट नोट्स और सिनॉप्सिस बनाते रहो। अच्छा, इसके बाद फिर टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है। उसके बाद एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वगैरह की उसमें बात हुई है। ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, उससे पहले अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।